हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को अच्छे से लेकर चल रहे होंगे। वेलकम टू आवर चैनल उपवन एजुकेशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम कक्षा 12वीं से रिलेटेड जो आर्ट्स के सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इनकी सीरीज़ लेकर आए हैं। जिसमें मैं पॉलिटिकल साइंस की मैंने फर्स्ट चैप्टर जो है आपका दो ध्रुवीयता का अंत, उसको मैंने कवर किया है। और जो आपके रह जाते बॉक्स वाले सवाल, बॉक्सों में से भी आजकल सवाल आते हैं एक एक नंबर में टिक मार्क वाले, तो मैंने सोचा कहीं वो ना छूट जाए। इस वजह से क्या है, मैंने इसको कवर करने का क्या किया है, प्रयास किया है। और हिस्ट्री की आपकी एक लेसन की वीडियो डल चुकी है, हड़प्पा सभ्यता वाला, जिसका नाम है ईंट बन के अस्थियाँ। और पढ़ाने से पहले एक चीज़ मैं यहाँ पे एक चीज़ मैंने मिस्टेक कर दी थी। जो मैंने पढ़ाया था शॉक थेरेपी के परिणाम, तो उसमें मैंने बताया था कि रूसी मुद्रा जो रूबल है उसका क्या है, प्राइस बढ़ रहा है, यानी करेंसी का रेट क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। बट उसको सही कर लीजिएगा, वो करेंसी रूसी मुद्रा जो रूबल है उसका जो प्राइस है वो बढ़ा नहीं था, वो क्या हो गया था, प्राइस कह लीजिए, वैल्यू बोल लीजिए, वो बेसिकली घट गया था। तो देखिए होता क्या है, कोई भी मुद्रा का जो वैल्यू घटती बढ़ती कैसे, एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कोई पहलवान है, पहलवान एक समय पे 10-20 को क्या कर देता था, गिरा देता था, मार देता था। और लेकिन वही पहलवान जब ज़्यादा उम्र हो जाता है तो ज़्यादा लोगों को मार नहीं पाता है, और ज़्यादा को हरा नहीं पाता है। तो वैसे ही मनी है, तो जैसे 10 रुपये में हम पहले बहुत सारी चीज़ों को खरीद लेते थे, लेकिन अब क्या है, उसी 10 रुपये से हम बहुत सारी चीज़ों को नहीं खरीद पाते हैं, बल्कि कम खरीद पाते हैं। इसका मतलब क्या है, वैल्यू ऑफ द मनी क्या हो गया, कम हो गया। तो रूसी मुद्रा का जो रूबल था वो भी क्या हो गया, उसका वैल्यू कम हो गया। खैर उस पर मत जाइए, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, ये बर्लिन की दीवार है। इसको हमने सबसे पहले कवर किया था कि बर्लिन जो है जर्मनी की राजधानी है। तो जर्मनी को दो भागों में बांटने के लिए पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी में बांट दिया गया था। और 1967 में ये दीवार बनी थी, और 1989 में इस दीवार को क्या कर दिया गया था, लोगों ने गिरा दिया, जब सोवियत संघ क्या था, अंत की कागार पर था। और बेसिकली इसमें ये था, पश्चिमी जर्मनी को पूर्वी जर्मनी से अलग करना है। जो दो विचारधाराएं थी, साम्यवादी और पूंजीवादी। पूंजीवाद का समर्थक कौन था, अमेरिका था। साम्यवाद का समर्थक कौन था, यूएसएसआर था, बोलने तो सोवियत संघ था। तो ये सारी बातें मैंने पहले भी डिस्कस की हुई, एक बार वहां से जाके आप कवर कर लेना, बस ध्यान रखना। जैसे हैं व्लादिमीर लेनिन, इनके बारे में सब कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है, खाली थोड़ा थोड़ा इसमें से पढ़ लेना, और जो इम्पोर्टेंट होगा मैं बता दूंगा, अपने बुक में जाके उसको क्या कर लेना, मार्क कर लेना, टिक कर लेना। जो लेनिन थे, लेनिन जो रूसी क्रांति हुई थी उसके जनक कौन थे, लेनिन थे। जो सोवियत विचारधारा देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो कार्ल मार्क्स, लेनिन, इन सब का क्या रहा है, उसमें योगदान रहा है। तो जैसे इसमें बोल रखा है, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक, 1917 की रूसी क्रांति के जनक। तो पूछ लेगा 1917 की रूसी क्रांति के जनक कौन थे, एक नंबर में डाल देगा, तो क्या डालोगे, लेनिन डालोगे। तो इसको अपने बुक में क्या कर लेना, टिक कर लेना, मार्क कर लेना, पढ़ते वक्त बुक लेके बैठोगे तो। और क्रांति के बाद सबसे मुश्किल दौर में ये सब छोड़ देना। मैं सोवियत समाजवादी गणराज्य के संस्थापक। कोई पूछेगा सोवियत समाजवादी गणराज्य के संस्थापक कौन थे, तो इन्हीं का नाम आएगा, यह अध्यक्ष आ जाए। मार्क्सवाद असाधारण सिद्धांतकार और उसे अमूली जामा पहनाने के महारथी थे, दुनिया में साम्यवाद के प्रेरणा था। बस इसमें दो चीजें याद रखनी है, रूसी क्रांति के जनक थे, दूसरा सोवियत समाजवादी गणराज्य के संस्थापक रहे या अध्यक्ष रहे, बस इतना दो चीज जानना है इसमें। फिर उसके बाद जब लेनिन मर जाते हैं तो उसके बाद स्टालिन आते हैं, जिनका नाम है जोसेफ स्टालिन। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, लेनिन के उत्तराधिकारी, सोवियत संघ के मजबूत बनने के दौर में नेतृत्व किया। ये सब बस पढ़ते जाना, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दूंगा, उसको टिक कर लेना अपनी बुक में। और औद्योगिकरण को तेजी से बढ़ावा और खेती का बलपूर्वक सामूहिकरण। तो इसमें बस ये ध्यान रख सकते हो, जो स्टालिन थे, जोसेफ स्टालिन ने क्या है, औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया था, और खेती के सामूहिकरण मतलब सब मिलकर क्या करेंगे, खेती करेंगे। ये नहीं कि कोई पर्सनल अपनी व्यक्तिगत खेती करेगा, एक आदमी दो आदमी नहीं, सारे मिलके जिसको जरूरत है या जो कर सकता है खेती, वो सारे मिलकर क्या करेंगे, खेती करेंगे। दूसरे विश्व युद्ध में जीत का श्रेय
1930 के दशक में भयानक आतंक पार्टी के अंदर अपने विरोधी को कुचलने और तानाशाही रवैये के लिए जिम्मेदार है। इसमें कुछ नहीं याद रखना, बस इतना ध्यान रखना कि ये क्या थे, औद्योगिकरण को तेजी से क्या करते थे, बढ़ावा देते थे। उसके बाद आते हैं निकिता क्रुश्चेव। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक नंबर में पूछ लेगा तो उसको पढ़ लेना, क्योंकि मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो वहाँ पे टिक करवा देता हूँ। तो यहाँ पे भी सुनते हुए अपना टिक करके चलना, इससे क्या होगा, आपको फायदा मिलेगा पेपर में। फिर आते हैं जोसेफ स्टालिन के बाद निकिता क्रुश्चेव, जो 1894 से 1971 तक रहते हैं, 1894 से 1971 तक। सोवियत संघ के राष्ट्रपति बनते हैं ये। पूछ लेगा 1953 से 1964 के बीच सोवियत संघ के राष्ट्रपति कौन थे, तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा कौन थे, निकिता क्रुश्चेव थे। स्टालिन की नेतृत्व शैली के आलोचक थे। इसका मतलब जो स्टालिन जो अपने शैली थी स्टालिन की, उसकी क्या करते थे, आलोचना करते थे। जो औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया, सामूहिक खेती को, उग्र व्यवहार, ये सारी चीजें आएंगी। 1956 में कुछ सुधार लागू किए, पश्चिम के साथ शांतिपूर्ण सहअस्तित्व तो का सुझाव रखा। हंगरी के जन विद्रोह के दमन और क्यूबा के मिसाइल संकट में शामिल। बस इतना ये ध्यान रखना कि पश्चिम के साथ क्या किया इन लोगों ने, ये जो क्रुश्चेव थे उनने अच्छे संबंध बनाने का प्रयास किया था। इन्होंने क्या कर दिया था, सुझाव रख दिया था। वैसे तो गोर्बाचेव ने ज़्यादा इसमें पहलकदमी की थी, लेकिन उससे भी अच्छा किसने किया था, निकिता क्रुश्चेव ने। मतलब उसकी पहल कर दी थी कि हाँ कि हमें पश्चिमी देशों से अच्छे संबंध बनाने चाहिए। और क्यूबा के मिसाइल संकट के समय भी यही राष्ट्रपति होते थे वहाँ के, क्योंकि 1962 में हुआ था। खैर वो फर्स्ट लेसन में था, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा पढ़ाया हुआ है तो जाके जान लीजिएगा। तो इसमें बस थोड़ा सा इम्पोर्टेंट ये है कि पश्चिम के साथ क्या किया इनने शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का सुझाव रखा। और दूसरा 1953 से 64 के बीच राष्ट्रपति पूछे या क्यूबा मिसाइल संकट के समय राष्ट्रपति पूछे तो निकिता क्रुश्चेव का नाम आना चाहिए। या हंगरी के जन दमन, इसको बस एक बार नज़रों में घुमा लेना, ज़्यादा उलझने की इसमें ज़रूरत नहीं है। फिर आते हैं लियोनिड ब्रुजनेव जो सोवियत संघ के राष्ट्रपति बनते हैं ये। फिर निकिता क्रुश्चेव के बाद 64 तक वो रहते हैं 1953 से, और 1964 से 82 तक कौन रहते हैं, लियोनिड ब्रुजनेव। एशिया के सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का सुझाव दिया। तो ये एशिया में सुरक्षा की बात करते थे कि एशिया में भी सुरक्षा क्या है, बढ़नी चाहिए। अमेरिका के साथ संबंधों में तनाव की कमी के दौर में संबंध, चेकोस्लोवाकिया के जन विद्रोह के दमन और अफगानिस्तान पर आक्रमण में शामिल। बस इसमें कुछ खास नहीं है, बस इतना ध्यान रखना अफगानिस्तान पर आक्रमण हुआ था उसमें शामिल थे, चेकोस्लोवाकिया में जन विद्रोह हुआ था, तो यही सब। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली ऐसे ही पढ़ लेना इसको। गोर्बाचेव, मिखाइल गोर्बाचेव, ये जानते हैं 1980 के दशक में क्या है, सोवियत संघ के महासचिव बने थे। तो ये वाला उतना क्लियर नहीं दिख रहा, लेकिन बस इनकी दो चीज़ें याद रख लेना कि इनने क्या है, दो पॉलिसियाँ निकाली थी, ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका। ग्लासनोस्ट का मतलब क्या होता है, खुलापन मतलब अपनी अर्थव्यवस्था को खोल देना, पश्चिमी देशों से व्यापार करना, उनसे अच्छे संबंध बनाना, ये सारी चीज़ें, अपने देश में लोकतंत्र को बढ़ावा देना। तो ये सब क्या होता है, ग्लासनोस्ट। और पेरेस्ट्रोइका का मतलब होता है पुनर्रचना, यानी दोबारा से क्या करेंगे, हम अपनी अर्थव्यवस्था को अच्छे से लेकर चलेंगे, पश्चिम देशों के साथ अच्छे संबंध बनाएंगे। और हम जानते हैं कैसे मिखाइल गोर्बाचेव की नीति क्या हो जाती है, विफल हो जाती है। इसमें मैं टिक नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आप अपने पेन से टिक कर लीजिएगा। उसके बाद आते हैं बोरिस येल्त्सिन बनते किसके, मिखाइल गोर्बाचेव। हो सकता है लाइन से लगाने के लिए आ जाए, पहले लेनिन, फिर स्टालिन, फिर क्रुश्चेव, फिर लियोनिड ब्रुजनेव, उसके बाद आपका गोर्बाचेव, उसके बाद बोरिस येल्त्सिन। हो सकता है पूछ लेगा लाइन से लगाने के लिए, अगर ज़्यादा टफ बनाएगा तो। वैसे कभी आज तक बना नहीं है ऐसा, लेकिन फिर भी एक संभावना है। तो बोरिस येल्त्सिन वो व्यक्ति थे जिनने जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन किया था, तो 3 देश शामिल थे उसमें, यूक्रेन, रूस और बेलारूस। तो रूस की तरफ से जो राष्ट्रपति थे बोरिस येल्त्सिन ने ही नेतृत्व किया था कि अब सोवियत संघ क्या है, विघटित हो गया है। फिर भी देख लेते हैं क्या है उनके बारे में। जैसे दे रखा है, रूस के पहले चुने हुए राष्ट्रपति, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आज की डेट में पुतिन है, पता ही है 20 सालों से बने हुए अपने आप को, अब जब तक जीवित रहेंगे तब तक वो क्या रहेंगे, राष्ट्रपति रहेंगे। तो ये भी ध्यान रखना, बस इसको ध्यान रखना। रूस के पहले चुने हुए राष्ट्रपति कौन थे, तो बोरिस येल्त्सिन थे।
कम्युनिस्ट पार्टी में सत्ता केंद्र तक पहुंच, गोर्बाचेव द्वारा मॉस्को के मेयर बनाए गए। तो ये सब ऐसे ही है। बाद में गोर्बाचेव के आलोचकों में शामिल और कम्युनिस्ट पार्टी से इस्तीफा। तो यानी गोर्बाचेव ने ही बनाया और गोर्बाचेव के ही क्या हो गए, आलोचक हो गए। हो सकता है विचारधारा ना मिले, शुरुआत में मिलते हैं, बाद में नहीं भी मिलते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। खैर ये सब पे हमें जाना नहीं है, बस पढ़ लेना है। 1991 में सोवियत संघ के शासन के खिलाफ विरोध का नेतृत्व। सोवियत संघ के विघटन में केंद्रीय भूमिका निभाई। साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण के दौरान रूसी लोगों को हुए कष्ट के लिए जिम्मेदार ठहराया। तो ये सब ऐसे ही है, इसको खाली पढ़ रहा हूँ, इसमें कुछ मतलब नहीं है। एक और ये आपका विश्व बैंक वाला, वहाँ पे मतलब विश्व बैंक एक बैंक था रूस का, वहाँ पे बहुत मतलब उसमें पैसा वैसा रखा था, लेकिन जब उनने शॉक थेरेपी अपनाई थी, शॉक थेरेपी मतलब आघात पहुंचाकर उपचार करना, तो ये मैंने अच्छे से कवर किया हुआ है, उसको वहाँ पर जाके देख लेना, पढ़ लेना, समझ लेना। और वीडियो क्लियर ना आए तो उसको जूम कर लेना, क्वालिटी बढ़ा लेना। तो उसमें देखते हैं बेरोजगारी बढ़ गई, निर्धनता बढ़ गई, मुद्रा के मूल्य कम हो रहे थे, जो बौद्धिक संपदा वाले लोग थे या जो आर्ट कल्चर अच्छा समझते थे वो अपनी जगह को छोड़कर चले गए। तो खैर इसमें देखते हैं, रूस में कुल 1,500 बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान थे, जिनमें से लगभग आधे शॉक थेरेपी के परिणाम स्वरूप दिवालिया हो गए। यह चित्र ऐसे ही एक बैंक इंकॉम का है, ऐसा चित्र डाल देगा और बोलेगा ये बैंक कहाँ का, इंकॉम का है। इसका प्रभाव किससे नापा जाता है, वो शॉक थेरेपी नहीं देगा, तो आप लिख देना शॉक थेरेपी के कारण क्या हो गया, दिवालिया। दिवालिया का मतलब होता है कि जब बैंक क्या है अपने पैसे को चुका नहीं पाती है तो उसको सरकार के द्वारा क्या कर घोषित कर दिया जाता है, अब ये क्या हो गया, दिवालिया हो गया, अब इससे ज़्यादा ये पैसा नहीं देता। यह चित्र ऐसे ही एक बैंक इंकॉम का है। रूस के इस दूसरे सबसे बड़े बैंक इंकॉम के दिवालिया होने से ग्राहकों के अलावा 10,000 कंपनियां और शेयर धारकों की जमा पूंजी डूब गई। तो ये क्वेश्चन ऐसे, ये फोटो डाल देगा बैंक की और पूछेगा बैंक कौन सा है, थोड़ा बोल देना इंकॉम बैंक है, तो इंकॉम पे टिक कर लेना। क्या हुआ था, तो शॉक थेरेपी के कारण दिवालिया हो गया था। बस इतना ध्यान रखना है आप लोगों को। उसके बाद ये उज्बेकिस्तान में हिंदुस्तानी फिल्मों की धूम। तो मैंने जब पढ़ाया था भारत और सोवियत संघ के रिलेशनशिप या भारत और रूस के, तो मैंने बताया था कि भारतीय जो कलाकार थे, कलाकार थे वो उनने क्या किया था, एक मिनट दिखा। हाँ, तो मैं बता रहा था कि उज्बेकिस्तान में भारतीय फिल्मों यानी हिंदी जो फिल्में हैं, बॉलीवुड है, वो बहुत मशहूर थी वहाँ पे। दिलीप कुमार वगैरह वहाँ पे जाने, राज कपूर वगैरह को, जो पुराने हीरो हैं देखते ही होंगे, तो उन हीरो को भी क्या है वहाँ पे जाना जाता था। इवन लोग डीवीडी खरीद के, आज तो क्या है मोबाइल आ गया है, वाईफाई आ गया है, इतने सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म आ गए हैं, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म आ गए हैं जिसपे नेटफ्लिक्स वगैरह वहाँ पे देख लेते हैं। लेकिन पहले क्या चलता था, वही डीवीडी वगैरह में हम लोग लगा के क्या है देखते थे। तो बहुत सारी जो डीवीडी थी उनकी डिमांड रहती थी उज्बेकिस्तान में। तो इसको एक बार पढ़ लेना, हो सकता है कि पैसेज भी आते हैं तो पैसेज में से बना के पूछ ले। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया है। और ये मैप दे रखा है आपको। वैसे मैप आज तक पेपर में पूछा नहीं है, एक ही बार आया है, तो इस पे ज़्यादा वो करना नहीं है, बस एक बार हल्का हल्का सा देख के निकल लेना है। जैसे ये देख रहे हो सबसे ऊपर जो ब्लू में है, ये क्या है, रूसी संघ है। रूसी संघ मतलब बहुत सारे जो लोग उसमें शामिल थे, जॉर्जिया हो गया, अजरबैजान हो गया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान। तो ये तान देख रहे हो सारे मध्य एशिया के कंट्री है, सेंट्रल एशिया के कंट्री हैं। तो ये खैर बस इसको मोटा मोटी देख लेना, ऊपर से सरसरी नज़र में काम हो जाएगा। और ये आपका लास्ट क्या है, सोवियत संघ के विघटन के घटना चक्र। तो जब आप अपनी बुक खोलोगे तो उसमें आपको दिखाएगा कि ऐसे एक पेज बना होगा, तो उसको ज़्यादा रटना नहीं है, बस एक बार उसको पढ़ के क्या है निकल जाना है, 1 से 2 बार, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना। हाँ, जो मैंने 2 वीडियो पहले कवर किए उसको खूब अच्छे से पढ़ लेना, वहीं से क्वेश्चन मोस्टली बनेगा। फिर भी मैं इस पर एक बार अपनी तरफ से क्या कर रहा हूँ, एक बार पढ़ दे रहा हूँ। जैसे मार्च 1985 में क्या हुआ, मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव चुने गए। बोरिस येल्त्सिन को रूस की कम्युनिस्ट पार्टी का प्रमुख बनाया गया। सोवियत संघ में सुधारों की श्रृंखला चली। तो ऐसे ही पढ़ लेना। 1998 में लिथुआनिया में आज़ादी के लिए आंदोलन शुरू हुआ। एस्टोनिया और लातविया में भी फैल गया।
तो हो सकता है पूछ लेगा लिथुआनिया में आज़ादी के लिए आंदोलन कब चला, डेट डाल देगा 1988। खैर इतना डीप नहीं पूछता है, बस आप एक बार नज़र मार लेना। अक्टूबर 1989 में सोवियत संघ का घोषणा की गई, वार्सा समझौते के सदस्य अपना भविष्य था करने के लिए स्वतंत्र हैं। नवंबर में बर्लिन की दीवार गिरा दी गई। तो ये जो वार्सा समझौता है वो क्या था? वार्सा समझौता जैसे नाटो बना था ना अमेरिका का सैन्य संगठन, वैसे ही वार्सा जो था ना, वार्सा क्या था? सोवियत संघ का सैन्य संगठन था जो 1985 में बनाया गया था और 1989 में उसको बंद करने की बात की जा रही थी। फिर है फरवरी 1920, गोर्बाचेव ने सोवियत संघ संसद ड्यूमा के चुनाव के लिए बहुदलीय राजनीति की शुरुआत की। सोवियत सत्ता में कम्युनिस्ट पार्टी का 72 वर्ष पुराना एकाधिकार समाप्त हो गया। यानी जो 1917 कह लीजिए या 1945 के बाद से कह लीजिए, जो क्या क्या कहते हैं, जो कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था वो क्या हो गया? दबदबा कम हो गया। तो अब क्या है, 1990 में जब सोवियत संघ विघटन होने वाला था तो कम्युनिस्ट पार्टी भी क्या हो गई? खत्म। और जो ड्यूमा बोलते हैं ना, हर संसद का क्या होता है? नाम होता है। जैसे भारत में पार्लियामेंट बोलते हैं, संसद बोलते हैं, अमेरिका में कांग्रेस बोलते हैं, वैसे ही सोवियत संसद को क्या बोलते थे? ड्यूमा बोलते थे। जून 1990, रूसी संसद ने सोवियत संघ से अपनी स्वतंत्रता घोषित कर ली। लिथुआनिया 1990 में लिथुआनिया स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहला सोवियत गणराज्य बना। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि ऐसा पहला कौन सा गणराज्य था जिसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया था, तो लिथुआनिया था। जून 1991 यल्तसिन की कम्युनिस्ट पार्टी से इस्तीफा दे दिया, रूस के राष्ट्रपति बन गए। यल्तसिन ने इस्तीफा दे दिया कम्युनिस्ट पार्टी से और क्या बन गए? राष्ट्रपति। जैसे कि हमने देखा रूस के पहले चुने हुए राष्ट्रपति। अगस्त 1991 में कम्युनिस्ट पार्टी के गर्मपंथियों ने गोर्बाचेव के खिलाफ एक असफल तख्ता पलट किया। 1991 में ही एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया तीनों बाल्टिक गणराज्य संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बने। मार्च 2003 में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन में शामिल हो गए। तो ये जो लिथुआनिया, लातविया ये सब नाटो में कब शामिल हो गए? 2004 में। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। मौका मिला तो कभी अच्छे से इसको समझाऊंगा। 1991 में दिसंबर में रूस, बेलारूस, यूक्रेन ने 1922 की सोवियत संघ के निर्माण से संबंध संधि को समाप्त करने का फैसला किया। जो 1922 में सोवियत संघ बना था उसको समाप्त कर दिया। पूछ लेगा सोवियत संघ कब बना? तो 1922 में। स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल बनाया। आर्मेनिया, अजरबैजान, मालदोवो, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान राष्ट्रकुल के सदस्य बने। 1993 में राष्ट्रकुल का सदस्य बना संयुक्त राष्ट्र संघ। इसको पढ़ लेना, मैं बस ऐसे ही ओवरव्यू बता रहा हूँ कि पढ़ना कैसे, ऐसे ही पढ़ना जैसे मैं पढ़ रहा हूँ। 25 दिसंबर 1991 जो क्रिसमस वाला दिन होता है, जो सब बच्चे सोचते हैं कि टॉफी मिलेगा रात को, तो पढ़ लेना, नहीं तो टॉफी वॉफी कुछ नहीं मिलेगा। गोर्बाचेव ने सोवियत संघ के राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया और सोवियत संघ का अंत हो गया। तो गोर्बाचेव ने क्या दिया? इस्तीफा दे दिया 25 दिसंबर को। केक कट गया और केक कटा तो सोवियत संघ ने इस्तीफा दे दिया। तो आज के लिए इतना ही लेक्चर रखते हैं। ये होलिस्टिक वे में हमारा फर्स्ट चैप्टर जो दो ध्रुवीयता का अंत है वो कंप्लीट हुआ। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। तभी क्या होगा, हम आगे आने वाली वीडियो को बनाने का प्रयास करेंगे, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू एंड कीप स्माइलिंग।